नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच फिर एक बार टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। रायगढ़ में सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 12 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की मांग केंद्र सरकार से की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया। इसके चलते छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार लगातार हो रहा है। तो मंत्री रविंद्र चौबे ने यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और खाद की कमी को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने उनसे तमाम जवाब मांगे और इसी पर रविंद्र चौबे ने निशाना साधा है। अब आइए आपको बिलासपुर से भी एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच का विवाद थम नहीं रहा। जहां एक तरफ पुलिस ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोती थारवानी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं इस पूरे मामले में बिलासपुर विधायक खुद कूद पड़े हैं। शनिवार को भी तारबाहर थाने में थाना प्रभारी और विधायक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ने अपने इरादे जाहिर करते हुए कांग्रेसी नेता को महाराष्ट्र से हिरासत में ले लिया है। वहीं अब बिलासपुर विधायक ने ट्रैफिक जवान का एक वीडियो भी वायरल किया है। इसमें ट्रैफिक जवान एक पार्षद के घर में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट कर रहा है। विधायक ने वीडियो वायरल करते हुए इस उच्च अधिकारी को भेजकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इसके पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और ट्रैफिक जवान के बीच हुई कहासुनी कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और नेता की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस और नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जो पुलिस वाले ने उसको उसकी पत्नी के सामने गाली दी थी, उसका उल्लेख क्यों नहीं किया एफआईआर में? पहली बात। दूसरी चीज़ यह है कि मोती थावरानी की पत्नी की तरफ से उसके भाई ने यहाँ आकर आवेदन दिया। उस आवेदन को ये लोग देखे, पढ़े, एक के बाद एक कुर्सी में टलता रहा और उसके बाद फिर वो भाग गया। ऐसा माहौल बना दिया गया, उसकी पत्नी की भी बात नहीं सुनी गई। मैं ये बातें पूछने के लिए आदरणीय हमारे जो पुलिस के टीआई हैं उनसे पूछने आया था, तो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उनके भाई झूठ बोल रहे हैं, उनकी पत्नी भी झूठ बोल रही है, सब कोई झूठ ही बोल रहा है। मोती जैसे आतंकवादी है कोई? अरे मोती एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मोती एक समाज सेवी है, मोती एक पदाधिकारी है, मोती का काम जनता की सेवा करना है। कोई पुराना हिस्ट्री शीटर है क्या? वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, जिस पर उसने आपत्ति करते हुए उन्हें नियम के साथ वाहन चलाने की हिदायत दी थी। उसी में आवेश में आकर उन्होंने उसे किस तरीके से रोका है कहकर उनके साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार करके हाथापाई भी उन्होंने की थी, जिस पर थाना तारबाहर में धारा 186, 353, 332, 294, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। और तत्पश्चात जो आरोपी है वो लगातार फरार थे, जो लगातार अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन लगातार बदल रहे थे, जिससे अंततः बिलासपुर पुलिस की टीम जो उप निरीक्षक जो हमारे गए हुए थे उनके नेतृत्व में जो प्रसाद सिंह है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया और टीम के द्वारा अभी लाकर उन्हें अभी हमें रक्षा में रखे हैं और कल माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया जाएगा। वहीं खबर बलरामपुर से। खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत को शराबबंदी के मसले पर पत्रकारों के सवाल सुनाई नहीं देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। विपक्ष ने मंत्री के इस बयान पर सरकार को घेरना शुरू किया है। वहीं इस पर कांग्रेस के कद्दावर नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं दूसरों के बयान पर जवाब कैसे दे सकता हूं? आपके कुछ सवाल अति गंभीर होते हैं जो कि बिना समझे जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने उनके कैबिनेट के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा शराबबंदी मामले पर पत्रकारों को जवाब न देने के मामले में सवाल पूछ लिया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बचाव करते हुए नजर आए। जब उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया कि क्या किसी जिम्मेदार पद पर आसीन मंत्री को इस तरह के जवाब शोभा देते हैं, तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले मजाकिया मोड में कहा कि कुछ सवाल आप लोगों के टाइट होते हैं, इसलिए बचना पड़ता है। कुछ आप लोग के सवाल ऐसे टाइट होते हैं कि बचना पड़ता है। लेकिन सर आप कठिन सवाल होते हैं तो अक्सर डक भी करना पड़ता है। जो शराबबंदी है ये कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का एक हिस्सा है, ये लिपिबद्ध है, ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात है। वहीं 15वें वित्त की राशि आवंटन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने मोर्चा खोला हुआ है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर सभी सदस्य बैठे हुए हैं। जिला पंचायत के सीईओ की मनमानी और 15वें वित्त की राशि आवंटन में हो रही देरी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। 15वें वित्त की राशि आवंटन को लेकर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ लामबंद हुए हैं।
धरना में पूर्व सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल समर्थन देने को पहुंचे हैं। सुनीता हीरालाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष बेमतरा, लाभचंद बाफना, पूर्व संसदीय सचिव शासन ने कहा कि जब पूरे 27 जिलों में राशि आवंटित कर दी गई है, फिर बेमतरा जिले के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मनमानी वाले रवैये को लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आपको बताएं कि उनका आरोप है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। रूप से मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। एक चौथा स्तंभ मीडिया होता है और आपकी जानकारी अनुसार 27 जिलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्यों को, जनपद सदस्यों को उनका अधिकार मिल चुका है। मात्र बेमेतरा में उनके अधिकारों के साथ में एक हथौड़ा चलाया जा रहा है, जिसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। कल जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता और उनके उपाध्यक्ष अजय तिवारी सहित पूरे 8 जिला पंचायत सदस्य यहाँ धरने में बैठे हुए थे। आज सुबह जैसे ही हमको सूचना मिली, हम लोग यहाँ पर पहुँचे। कलेक्टर से बात हुई और कलेक्टर साहब ने वही बात कही है कि मैं नया आया हूँ, 15 दिन का मुझे समय दिया जाए, मैं पुनः देखूँगा। हम लोगों ने यही बात कही कि पंचायती राज अधिनियम क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में ही बेमेतरा जिला है कि मध्य प्रदेश में है। वहीं बलरामपुर जिले के बरियों को उप तहसील का दर्जा दिया गया। उप तहसील के उद्घाटन कार्यक्रम में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज मौजूद रहे। उप तहसील के उद्घाटन से 22 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को अब सीधा लाभ मिलेगा। इसके पहले राजस्व विभाग के काम से बरियो क्षेत्र के ग्रामीण 15 किलोमीटर दूर राजपुर जाते थे। ऐसे में उनकी एक बड़ी समस्या दूर हुई है। ग्रामीणों की सालों से ये मांग थी कि बरियो इलाके में उप तहसील खोला जाए। बलरामपुर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने यहां पहुंचकर उप तहसील के खोले जाने के बाद ग्रामीणों को बधाई दी और कहा कि आगे भी विकास के पथ में कार्य जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस इलाके में पिछड़ी जनजाति के पंडों और कोरवा जनजाति के ग्रामीणों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सीधे लाभ उनको मिला है। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि आगे भी विकास कार्य इसी तरह से जारी रहेगा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप क्षेत्र में जो भी आवश्यक है, कहीं पर तहसील का, कहीं उप तहसील का, कहीं चौकी का, जहाँ भी इस तरह का आवश्यकता पड़ता दिखता है तो वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर बोलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल उसमें स्वीकृति भी देते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर उप तहसील का भी उद्घाटन हुआ है, स्टेडियम का भी उद्घाटन हुआ है। तो जनता के हित में जो भी काम होगा उसका प्रदेश सरकार करने को कटिबद्ध है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि घोषणा के बाद हम लोगों ने कोविड के टाइम के अनुसार भी यहाँ पे उप तहसील बरियों का निर्माण किया है और भवन ना होने के बावजूद भी अपने पंचायत भवन में हमने इसको विधिवत स्थापित करके यहाँ पे तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया और मिनी स्टेडियम की सौगात भी आज लोगों को दी गई है। तो एक अच्छी बात है और मेरे ख्याल से अंदर के क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए वाकई एक सुविधा के रूप में ये चीज़ निकल के आएगी और आगे आने वाले समय में जितने भी अंदरूनी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ प्रशासन की पहुँच में होना अभी थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ भी जाने का प्रयास किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान देश दुनिया में तबाही मची हुई थी। इस महामारी में डॉक्टर बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे थे। ऐसे में कुछ कर्मियों की लापरवाही का मामला भी सामने आया है। दरअसल जांजगीर चांपा में कोविड से मौत होने पर अस्पतालों में कई सफाई कर्मियों ने शव को छूने से गुरेज किया। ऐसे कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें बिना सूचना के निकाल दिया गया है। वहीं 4 महीने की सैलरी तक नहीं दी गई। अब सफाई कर्मियों पर रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं परेशान सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। स्वच्छक को नौकरी से हमने नहीं निकाला है। इस कार्यालय से उन स्वच्छकों का जिनको आपको जानकारी मिली है उनकी नियुक्ति इस कार्यालय से नहीं हुई है। दूसरी बात, खंड चिकित्सा अधिकारियों को जिस समय गवर्नमेंट से राशि मिली थी पिछले सत्र में, उन राशि को वितरण के समय सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित थे कि सफाई कर्मचारी जो रखा जाएगा प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वह 12 माह के लिए होगा। जांजगीर जिले में के नवागढ़ ब्लॉक से कार्यरत एक स्वच्छक के पद पर कार्य करता हूं। हम लोग 1.5 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। क्योंकि साल भर तक कोरोना के 2 चरणों में हम लोगों ने बखूबी ड्यूटी किया है, हर कार्य को किया है, 100 दफनाए हैं और जो भी
संबंधित कार्य जो आदेश दिया जाता था हम लोग को ऊपर से, उन कार्यों को हम लोगों ने किया है बिना किसी भेदभाव के। छत्तीसगढ़ में जंगलों के आसपास बसे लोगों को जंगली जानवरों का लगातार खतरा बना रहता है। जंगली जानवर कभी घर में घुस गए तो कभी इंसानों पर हमला कर दिया। ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। दरअसल एक मामला कांकेर जिले के पास भानु प्रतापपुर तहसील के ग्राम चिचगांव, दाबकट्टा, मरदेल, पिचेकट्टा, भालूपारा से आया है, जहां गांवों में ग्रामीणों के घरों सहित कई परिसंपत्तियों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। इसका अवलोकन कलेक्टर चंदन कुमार ने किया है। उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों से बातचीत की और कहा कि हाथियों से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिलाया जाएगा। तो हाथियों ने घर समेत तमाम परिसंपत्तियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया है, बाड़ों को तोड़ दिया, साथ ही कुछ आवासों को भी यहां पर क्षतिग्रस्त किया है। तो अब यहां पर प्रशासन से अपील की गई है कि जल्द से जल्द हमको मुआवजा दिया जाए और प्रशासन ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जांच करके जो भी समुचित मुआवजा हो सकेगा वो प्रदान किया जाएगा। मौके का मुआयना करने के लिए खुद वहां पर जिलाधिकारी पहुंचे। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर किसी के हिसाब से उसकी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए और जितना नुकसान हुआ हो उसके हिसाब से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जी सर, क्या है अब लाइट थोड़ा सा भी हवा पानी चलता है तो काट देते हैं। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो रात में बच्चों के लिए बहुत काफ़ी है, बिच्छू सांप वगैरह निकलते रहते हैं। हाँ। और ये पहाड़ी एरिया है हम लोगों का। अच्छा। तो रात में और हवा पानी हल्का चलने से तो नहीं काटना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। तो विभाग के कर्मचारी यहाँ आते हैं सुधारने लाइट? नहीं, तो अभी नहीं आ रहे हैं। ये हमारे गांव में तो अक्सर बहुत दिनों से लाइट की समस्या है और थोड़ा सा भी हल्का फुल्का हवा पानी गिरा तुरंत लाइट काट दिया जाता है। और रही बात सभी स्टेशन में कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाने की, फ़ोन लगाओ तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते और ना तो किसी बात को जानना चाहते वो कि क्या समस्या है। इसकी शिकायत आप लोग बारंबार कर रहे हैं? जी। तो लाइट की व्यवस्था सुधारी नहीं जा रही? नहीं सुधारी जा रही है और अगर इसी प्रकार लाइट की व्यवस्था नहीं सुधारी जाएगी तो जैसा कि मैं कल सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लिखा था, और अगर इसी प्रकार लाइट की समस्या को नहीं सुधारी जाती तो मैं 3 दिन के अंदर नहीं अगर लाइट सुधारा जाता तो मैं अमर अनशन के लिए कलेक्ट्रेट के सामने बैठ जाऊंगा। विभाग क्या है कि उसके जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं। बेमेतरा के करचुआ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्य करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से 18 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं युवक की मां और 2 बहनें करंट लगने से झुलस गए। महिला और बच्चियों का अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। तो करंट की चपेट में पूरा परिवार आया है और आपको बताएं कि इसके चलते 3 लोग करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एक युवक की इसमें मौत भी हुई है। अभिलाष वर्मा में नाम ग्राम करचुआ का रहने वाला हूँ। मेरा भाई करंट पर चिपक कर ख़त्म हो गया है। 2-3 चिपका था, एक मेरा दीदी था और एक बहन था, एक भाई ख़त्म हो गया है। और सर्विस तार आता है ना खंभे वाला जो मीटर के लिए लेते हैं। वहीं खबर कोरिया से है, जहां शहर में बढ़ते मधुमेह रोगियों को देखते हुए 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 24 जून से मधुमेह स्पेशल योग शिविर शुरू किया गया है। योग सेवक संजय गिरी ने इस शिविर में बताया कि इन दिनों गलत लाइफस्टाइल के चलते मधुमेह बच्चों, युवाओं सहित हर उम्र के लोगों में फैल चुका है। वहीं इस दौरान शिविर में आए लोगों ने बड़े उत्साह से योग का अभ्यास किया और शांति पाठ के साथ तीसरे दिन में योगाभ्यास का समापन किया गया है। वर्तमान में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी के दायित्व में भी हूँ। मैं जगह जगह स्वप्रेरणा से योग के शिविर लगाया करता हूँ, क्योंकि योग के माध्यम से इस महामारी में अनेक लोगों ने अपनी ऑक्सीजन लेवल ठीक की है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक किया है, अपना इम्यून सिस्टम ठीक किया है। योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम
इस महामारी से हम लड़ सकते हैं। रायगढ़ के गांव लाखा के समीप एक अनियंत्रित ट्रक पुल के नीचे जा गिरा और हादसे में दर्जनों गायों की मौत हुई है। कई गायों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सभी गायें बूचड़खाने ले जाई जा रही थीं। वहीं पुलिस ने फरार आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है और इसमें पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अनियंत्रित ट्रक पुल के नीचे जा गिरा और कई गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर लगभग 19 गायें एवं 10 गायें घायल अवस्था में मिली थी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से वहीं पर 19 गायों का दफन किया गया एवं 10 गायें को गौशाला में छोड़ा गया था इलाज उपरांत। वापसी बाद थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 805/2021 धारा 269, 429, छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 06 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ट्रक चालक एवं मालिक मौके पर से फरार हो गए थे। पता तलाश के लिए टीम लेलुंगा, धर्मजयगढ़, जसपुर की ओर रवाना हुई थी। इसी तारतम्य में पार्टी झारखंड पहुंची। कोरिया जिले में एक बार फिर हाथियों ने दस्तक दी है, जहां देर रात हाथियों का दल कोड़ा पहुंच गया और बताया जा रहा है कि इस दल में 3 हाथी शामिल हैं। गजदल की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से हाथियों से दूर रहने की अपील की गई है। तो कोड़ा में हाथियों की दस्तक सुनाई दी है और आपको बताएं कि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। हालांकि ग्रामीणों में अभी भी दहशत बनी हुई है। वहीं बस्तर के गांव धुरगुड़ा में हुई एक महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने आरोपी बुधराम नाग को गिरफ्तार किया है और घटना में शामिल हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब पीने के लिए घर से कुछ सामान बेचने जा रहा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर अंतर्गत ग्राम धुरगुड़ा का है, जहां इस मामले की जो मृतिका है सुकड़ी नाग, उसके द्वारा अपने पति बुधराम नाग को जो है घर के वास्ता को बेचकर जो है शराब पीने की बात पर जो है मना किया गया था। और मना करने पर जो है इस मामले के जो आरोपी बुधराम नाग है, उसके द्वारा आवेश में आकर अपनी पत्नी सुकड़ी नाग पर जो है कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिया गया था। और घटना पर थाना जगदलपुर कोतवाली में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के जो है इस मामले के जो आरोपी हैं बुधराम नाग, उसके द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या करना पाया गया था। बिलासपुर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद किया गया है। आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। जेल से आने के बाद आरोपी ने फिर से नशे का कारोबार शुरू किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और नशे का यह कारोबार युवक लगातार करता था यहां पर। वहीं दुर्ग में बारिश के पानी से हाल बेहाल हो जाता है और बारिश से भिलाई पावर हाउस बस स्टैंड के सामने हाईवे पर पानी का जमावड़ा लगातार बना रहता है। सिविल लाइन क्षेत्र में मिनी बस्ती है, जहाँ पर अक्सर नशीली दवाएं, नशीली इंजेक्शन और भी मादक पदार्थ बिकने की शिकायत मिलकर रही। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर एक टीम बना करके अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। कल मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो नशीली दवाइयाँ रघुराज स्टेडियम के आसपास घूम करके बेच रहा है। इस पर टीम बना करके दबिश दी गई। आरोपी सर्वेश। बिलासपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां कुछ दिनों पहले कोटा की महिला कराटे कोच के साथ हुई छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में पुलिस ने कराटे कोच अशोक वर्मा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला कोच मुख्य प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षण देने के लिए गई थी, जहां आरोपी कोच ने महिला कोच के साथ छेड़छाड़ की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। लिखाई थी कि मैं कराटे की कोच हूं और जो मेरे कोच हैं
उन्होंने ग्राम शीश में आके मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और यौन हमला किया, और जिस पर से धारा 354, 294, 506 का अपराध कायम किया गया था। आरोपी अशोक वर्मा को कई जगह तलाश किया गया। रहने वाला वो मुख्यतः मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले का है, जिसे आज पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। वहीं कोरिया के मनेंद्रगढ़ में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर 25 तारीख को बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई और वारदात को अंजाम देने के बाद महिला को नाले में फेंक दिया गया था। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुमार एवं राजकुमारी के बीच में जमीन संबंधी विवाद चल रहा था, जिसका न्यायालय से फैसला मृतका के पक्ष में हुआ था और आरोपी बैजनाथ उन्हीं के जमीन में काबिज था, तो इसको हटाने के लिए बोल रहे थे मृतका। तो दिनांक 24/6/2021 को बकरी चराने जंगल तरफ गई थी और आरोपी बैजनाथ और सूरज दोनों मछली मारने गए थे। घर से वापस आते समय उसको अकेले देखे और टांगे से मारकर हत्या कर नाला में डाल दिया। राजनांदगांव जिले के गेंदा टोला थाना इलाके में दुर्घटनाग्रस्त वाहन से पुलिस ने नमक के बोरियों के नीचे गांजा भरा हुआ पाया है और इसकी कीमत 88 लाख रुपए आंकी गई है। गांजे की खेप लगभग 1760 किलो आंकी गई है और आपको बताएं कि वाहन सड़क किनारे कीचड़ में फंसा हुआ था, जिसकी दुर्घटना होने की सूचना मिलने पर गेंदा टोला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची, तलाशी ली तो वाहन के आसपास चालक, कंडक्टर कोई भी दिखाई नहीं दिए। पुलिस ने वाहन की जांच की तो जांच के दौरान ट्रक में नमक की बोरियां भरी हुई थी। इन बोरियों को हटाकर जब पुलिस ने चेक किया तो नमक की बोरियों के नीचे अवैध मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक देश रावण ने कहा कि गांजा महाराष्ट्र की ओर से आ रहा था, लेकिन वाहन कहां जा रहा था इसकी जांच अभी की जा रही है। और आपको बताएं कि गांजे की कीमत 88 लाख रुपए आंकी गई है। यह कीचड़ में जाकर वाहन फंस गया था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने देखा कि वहां पर चालक और कंडक्टर मौजूद नहीं थे। 17 क्विंटल्स 60 किलोस का गांजा एक ट्रक में जो ऊपर नमक लगा के उसको चल रहे थे, तो उसी को जब्ती में किया गया है और उसका जो कोई भी जो मालिक है उसको नामजद आरोपी में बना के अपराध कायम किया गया है। ये लगभग 1 करोड़ 8 लाख का कीमत का गांजा हमारे यहाँ पे जब्त किया गया। कहाँ से आने की गाड़ी कहाँ जा रही है, ऐसा कोई अनुमान? ये अभी मतलब ये वेस्ट से आ रहा है, तो कोई भी महाराष्ट्र से ही आने का संभावना है। वो कहाँ जा रहा है वो अभी बेचने में पता चलेगा, किधर ऐसे माल लेके आ रहा है। और पहले अभी तो जो कोई भी वाहन मालिक है उसके अंतर्गत उसको नामजद उसको आरोपी बनाया गया। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।